प्रोग्राम जुर्मो सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा ज़ाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 जराइम की दिल दिला देने वाली कहानियां पेश करेंगे। कहानियां जिनमें जुर्म की हकीकत भी है और इंसाफ की कोशिशें भी। पहली कहानी लाहौर से है, जहां दौरान ड्यूटी एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल अपनी जान कुर्बान कर गया। क्या हुआ था और उसके कातिलों का अंजाम क्या हुआ, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद फराज से, जो जाए वकूआ पर मौजूद हैं और वारदात रूनुमा होने के बाद मौके पर पहुंचने वाले अफसर से बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्राइम सीन पर क्या देखा। जी, ये वो जगह है रिंग रोड पर जहाँ पर कांस्टेबल अरशद को इन 2 मुल्ज़मान ने फसी और समर बंटी ने शहीद किया था। और यहीं पर वो एक वारदात कर रहे थे जिसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मज़ाहमत में फायरिंग करके अरशद को शहीद कर दिया। इस वक्त मोहम्मद अली एक सब इंस्पेक्टर हैं, ये यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पे आकर क्या देखा था, क्या सीन हुआ था, मुल्ज़मान कहाँ मौजूद थे, जो शहीद था वो कहाँ से आ रहा था, ये हम उनसे पूछते हैं। जी अली साहब, ये बताएं कि ये वाक़या जो था, ये जब हुआ है तो जो शहीद था वो कहाँ से आ रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी, ये शहीद इधर से आ रहा था ड्यूटी करके जी। तो इधर से ये निकले हैं, यहाँ पर सीना झपटी हो रही थी, ये छीन रहे थे जी यहाँ पर जी। तो यहाँ पर उसने उनको राउंड अप करने की कोशिश किया है। छीना झपटी में ही ये थोड़े से आगे होके भागे पुलिस को देख के, इन्होंने डायरेक्ट फायर मारा जो पीछे से आने वाले हमारे शहीद को लगा है, जिससे इस जगह पे वो शहीद हो गया जी मौके के ऊपर। तो यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं होती, यहाँ पर कोई नाका, कोई गश्त या लोकल पुलिस यहाँ मौजूद नहीं थी? सर, पेट्रोलिंग होती रहती है, लोकल पुलिस का ही जवान था हमारा। लोकल पुलिस हम एक ही हैं जी, कोई ऐसा लेकिन यहाँ की पेट्रोलिंग होती रहती है। लेकिन यह कि रात का लेट नाइट का टाइम था, तो इस वजह से वो ज़रा आमदोरफ्त कम होती है। कितने बजे का टाइम था ये कोई राउंड अबाउट कोई 2-2:30 बजे का टाइम था जी। उसी वक्त ये गश्त कर रहे थे? जी, उस वक्त ही। तो उससे पहले भी ये पीछे से कोई वारदातें करके आए थे? इनका साहब का रिकॉर्ड भी है, हिस्ट्री है, वारदातें करते हैं ये। तो ये है कि उसमें इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है जी। जब आप यहाँ मौके पे पहुँचे तो मौके पे आपने क्या देखा? मौके जब पहुँचे तो हमारा जवान इधर शहीद हुआ पड़ा था जी। उसको ब्लड के स्टैंड थे, जहाँ से वो लेके उसको गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे जी। ये पोजीशन। तो फिर उसके बाद मुल्ज़मान तक पहुँचने के लिए आपने क्या तकद्दुम की? फिर जैसे होता है हमारे अपना जियो फेंसिंग करवाई, जैसे होता है वो कर आके, बाकी जिसमें बड़ा हाथ है हमारे मोहम्मद अली भट्ट साहब का जी, बाकी अफसरान का, उनकी सारे मिलजुल के सबने मिल के काम किया। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने बताया जिस तरह आपने जियो फेंसिंग की और मोटरसाइकिल के नंबर से उनको ट्रेस किया, तो फिर मोटरसाइकिल के नंबर से ट्रेस हुआ क्या आया ये दोनों फंसी और समझ थे? मोटरसाइकिल से भी ट्रेस हो गया था और वैसे भी जियो फेंसिंग से भी ये ट्रेस हो गए थे कि ये यहाँ पे इनकी मौजूदगी पाई गई। बिल्कुल मौजूदगी पाई गई। शहीद कांस्टेबल अरशद रऊफ की शहादत का वाक़या लाहौर में उस वक्त पेश आया जब वो ड्यूटी के दौरान मुजरिमों की फायरिंग का निशाना बने। शहीद अरशद के अहले खाना किस दुख और फ़ख्र के साथ उनके कुर्बानी की बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अहमद फराज ने उनके बहन भाई से भी बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हम इस वक्त शहीद अरशद के घर मौजूद हैं और यहाँ पर उसके बहन भाई भी रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जब वो ड्यूटी पर गया था तो उनसे क्या बात हुई थी और उसके आखिरी अल्फाज क्या थे। आप अरशद के भाई हैं, बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? बड़ा भाई हूँ अरशद का, मेरा नाम आबिद रऊफ है। अब सब ये बताएंगे, जिस दिन वो ड्यूटी पर गया था क्या आखिरी टाइम उससे क्या बात हुई थी आपकी? सो के उठा है तो उसके बाद खाना हमने दोनों ने इकट्ठे खाया है। तो उसके बाद फिर वो बच्चों के साथ मिलजुल के घुल के रहता था, घर में भी बच्चों से प्यार करके बच्चों को ख़र्चा दे के तो फिर गया। तो जाते हुए कहता है कि इंशाल्लाह मैं फिर ड्यूटी से वापस आऊँगा तो फिर सुबह मिलते हैं और ये घर के मामलात के बारे में बात करनी थी, घर में क्या काम करवाना है। तो हमें नहीं था पता कि इस तरह जामे शहादत नोश कर जाएगा, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर जाएगा। और हमें अच्छा, उसकी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बहन, आप ये बताएं कि अरशद की आपसे क्या बात हुई थी और आप बता रही थी कि शायद उसकी शादी भी थी कुछ माह के बाद? अरशद की हम बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहते थे, ठीक है। उसके लिए रिश्ते देखे थे, एक फाइनल रिश्ता उसने किया था, ठीक है। वो भी पसंद कर गए थे, हमने भी पसंद किया था, आगे बात चलानी थी, ठीक है। तो उसके बाद नौबत ही नहीं आई। हमने कहा अब दोबारा आएंगे अपनी सजा से तो फिर आगे बात करेंगे, हम नेक्स्ट चलाएँगे। तो नौबत नहीं, जिस दिन उसने शहीद होना था मेरा फ़ोन पे उस पर रब्ता हुआ, मैंने उससे बात की। उसने ड्यूटी पे जाने का टाइम हो रहा था, मैंने उसे उठाया तो मैंने कहा सोए हुए जाना नहीं है ड्यूटी पे,
कहते हैं जाना है, टाइम हो गया, उठ गया हूँ मैंने कहा उठ जाओ। मैं कहा इतना ना सोया कर। कहते क्यों ना सोया हूँ, इतना ड्यूटी देनी होती है ना, तो नींद तो आ जाती है। फिर अभी इतना लंबा सो गया, वो सोच खाने वाला कोई नहीं। मैंने कहा क्या खाना है अब। मैं कहा जाओ छोटे भाई जो है ना पकौड़े लगाता, मैं उसके पास जा राउंड करके आ। मैं क्या देख जाओ, उसका भी ख्याल रखा करो, जो बड़ा भाई है उसको देखते रहा करो, दिल लगा के काम किया, उसको हौसला अफजाई किया करो, उसके पास जाओ और उसके पास नान पकौड़े खाना। कहता दिल करना जाता। फिर उठ गया तो कहता मैं जाने लगा। मैं क्या पैदल जाओ। कहता नहीं पैदल वो ज़रा दूर है बाजी। मैं कहा अच्छा। बड़ा भाई अरशद का जो उसके जो वालिदैन थे वो कुछ अर्सा कबल जो है वो वफ़ात पा गए थे और इन बहन भाइयों ने ही उसको पाला था और वो इनके साथ ही रहता था। एक और भाई भी उनके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो पुलिस अब तक जो पुलिस ने क्या किया है इस सिलसिले में, आप पुलिस के इक़दाम से खुश हैं? हम पुलिस के इक़दाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने माशाल्लाह कुछ कबल पहले दोनों मुलज़मान को उनके मंजिल मुकाम तक पहुँचा दिया। तो इंशाल्लाह माली इमदाद भी की आपकी? माली इमदाद भी वो उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला आपके साथ सब कुछ होगा, अच्छा बेहतर होगा। तो गए थे हम CCPO दफ्तर भी गए थे और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोटोकॉल हमें किया है, बहुत अच्छी हमसे बातचीत की है। एहतराम भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा बहुत अच्छी कदर की। और कोई शिकायत तो नहीं पुलिस से आपको? हमें कोई पुलिस से कोई शिकायत नहीं। और हम मोहम्मद अली भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उस मुलज़मान को जो है ना वो उनको उनके मकसद से उनको जहन्नम हासिल किया है, जहन्नम में पहुंचाया और इलाके को दहशत से जो उनके डर के बैठे हुए थे वो उनको हौसला दिया और वो बहुत अवाम खुश हुई। बहुत अच्छा उनको प्रोटोकॉल दिया उन्होंने माशाल्लाह। उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे मोहम्मद अली भट्ट साहब को। अच्छा अरशद शहीद की एक और बहन हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। जी मेरी बहन आप क्या कहें? मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं सबसे पहले पुलिस के अफसरान का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे भाई का बहुत अच्छे तरीके से बदला लिया और उसको अकेला नहीं छोड़ा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जवान हैं वो जवान ही रहते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो अगली दुनिया में हो। क्योंकि अरशद शहीद मेरी ख्वाब में आया था। वो यूनिफॉर्म में ही जब भी मिलता है, किसी को मिलता है तो यूनिफॉर्म में मिलता है और वो यही कहता है कि मैं अब भी ड्यूटी पर ही हूँ, मैं अब ज़िंदा हूँ और मैं ड्यूटी पर ही हूँ और मैं मिशन पर हूँ। बहुत बड़ी बात कर रही थी, ये शहीद की बहन थी। इनका ये कहना था कि उन्होंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में अच्छा यही कह रहा था कि मैं अब भी ड्यूटी पर हूँ, मैं अब भी ज़िंदा हूँ और आप सब लोगों की हिफाजत ही कर। शहीद अरशद के कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों मुलजिमान हलाक हो गए, लेकिन एक कांस्टेबल भी क्रॉस फायर का निशाना बनते हुए जख्मी हो गया। पुलिस मुकाबले के दौरान क्या हुआ, अहमद फराज ने बात की है उस कांस्टेबल से। CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की फोर्स जब नारंग मंडी में कांस्टेबल अरशद शहीद के मुलजमान को पकड़ने के लिए गई तो उन्होंने फायरिंग के दौरान एक कांस्टेबल फयाज़ को भी फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। वही फयाज़ जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, क्या किस तरह उसको फायर लगा और ये मुलजमान तक कैसे पहुँचे। फयाज़ ये बताएँ कि आप जब उनको गिरफ़्तार करने के लिए गए हैं तो क्या हुआ, क्या फिर आपको गोली कैसे लग गई? जब हमें इत्तला मिली उधर नारंग मंडी हम गए हैं तो हमने हमारे जो सीनियर थे हम उनके साथ लीड कर रहे थे। तो जैसे हमने उनको तकब किया हमारे सीनियर का, मैं भी साथ ही था, तो वो उधर जो फसी बाटो और बंटी था वो उधर मौके पे मौजूद थे। उनके पास दोनों के पास वेपन थे। तो इसी तरह फिर उन्होंने ना जवाबी फायरिंग की जिससे ये मेरे राइट बाजू है इसे फायर छू के गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक रहा हूँ, अल्लाह पाक ने करम किया है और हमने पूरा ऑपरेशन किया है, उनको जहन्नुम हासिल किया है। अच्छा ये आपने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी? जी पहनी हुई थी, लेकिन वो दरअसल भागते रहे हैं ना 5-6 किलोमीटर हमने ताक़ुब किया, हमारा मुसलसल उनके आगे पीछे मुकाबला होता रहा, फायरिंग होती रही है क्रॉस। इसी वजह से फिर वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, ज़रूरी रकबा था इसलिए।
मामूली जख्मी हुए, यानी कि गोली आपको छू के गुजरी है बाहर? जी, गोली मुझे छू कर गुजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचत हो गई है। हाँ जी, वालिदैन की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचत हो गई है। अच्छा, तो ये जो जिस इलाके में आप गए थे, तो उधर उनके साथ कोई और भी मुलजिम था साथ, कि ये सिर्फ दोनों ही थे वहाँ पे? नहीं, ये सिर्फ दोनों ही थे उधर। इधर उनकी मतलब रिहाइश वगैरह उन्होंने पनाह ली हुई थी, ये दोनों ही उधर मौजूद थे और उन्होंने उधर से फिर भागे हैं, तो भागते हुए फिर हमारा मुकाबला हुआ उनसे। अच्छा, ये कितने घंटे का ऑपरेशन था? ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का मुसलसल रहा है हमारा ऑपरेशन। उसी दौरान ये फायरिंग करके मारे गए थे? जी, ये भी फायरिंग करते रहे हैं और हमने भी अपनी हक़ हिफ़ाज़त खुद अख्तियारी इस्तेमाल करते हुए हमने भी उनका जवाबी कार्रवाई की है उन पर। पुलिस की मेहनत और तफ्तीश ने बिल-आखिर मुजरिमों तक पहुंचने का रास्ता बना ही लिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। डीएसपी मोहम्मद अली ने बताया कि ये ऑपरेशन कैसे किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर में चंद रोज़ कबल सांदा के इलाके में लाहौर पुलिस के कांस्टेबल अरशद रऊफ़ को शहीद कर दिया गया था और जो 2 मुलजमान थे वो भी चंद रोज़ कबल नारंग मंडी के इलाके में एक पुलिस मुकाबले में मारे गए। इन मुलजमान तक पुलिस ने बहुत तगोदो के बाद इन तक पहुंची, इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मज़ाहमत की और फिर जवाबी फायरिंग में ये मारे गए। ये वाक़या, ये पुलिस मुकाबला कैसे हुआ, इस बारे में हम जानते हैं DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट साहब से कि ये वाक़या कैसे हुआ और ये मुलजमान तक कैसे पहुँचे, उनको ये कैसे इत्तला मिली। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बताएं कि ये जो मुलजमान थे, इनका ज़ाहिर है कुछ साबका रिकॉर्ड भी होगा, इन्होंने एक कांस्टेबल को शहीद भी किया था, तो किस तरह आप इन मुलजमान तक पहुंचे, क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? जी अहमद भाई, ये जो इसमें से मेन अक्यूज़ था फसी भट्ट और समर बंटी, ये इंसिडेंट कुछ इस तरह हुआ। आज से 2.5-3 माह पहले दौरान पेट्रोलिंग अरशद शहीद जो है वो पेट्रोलिंग कर रहा था। उन्होंने नाके पे मशकूक समझ के इनको रोका तो इन्होंने आगे से फायरिंग कर दी, जो कि अरशद मौके पे शहीद हो गया। ये जो मेन अक्यूज़ था इसमें फसी भट्ट और समर बंटी, ये जो फसी भट्ट हमें 2.5-3 साल से मतरूब था। इसने ये पहला वाक़या नहीं किया, इससे पहले भी इसने पुलिस वालों पे फायरिंग की थी। फिर ये बैरून मुल्क भाग गया था। बैरून मुल्क से ये तकरीबन 5-6 पहले पाकिस्तान आया और इश्तिहारी ही चल रहा था, पुलिस की एक्सेस नहीं थी इस तक। और ये जो अहम बात है, जो ये बंदा कभी इसने ज़िंदगी में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। बड़ा ये शातिर किस्म का शूटर था ये। इसका पता चला इसका ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था? इसने ID कार्ड भी नहीं बनवाया था और ये मोबाइल भी यूज़ नहीं करता था। ये लोगों से भत्ते लेता था, अपने इलाके से लोगों को फायरिंग करता था और इससे पहले 3 से 4 इंसिडेंट हो गए हैं जो पुलिस पे इसने फायरिंग की थी और पुलिस वाले खुशकिस्मती से बच गए थे। ये जो दौरान गश्त इसने अरशद रऊफ़ को शहीद किया है। इसके बाद हमने 2 से 3 जगह पे रेड किया था। हम एक जगह कोहाट गए थे, बिहाड़ी गए थे, गुजरात गए थे, फैसलाबाद और ये नारंग मंडी। हमने ये 4-5 जगहों पे इसकी मूवमेंट के असरात हमें नज़र आए थे। तो हमने, चूँकि ये मोबाइल किसी किस्म का गैजेट यूज़ नहीं करता था, हमने वहाँ पे मैनुअल इन्फॉर्मेशन अपनी डेवलप कर ली थी। ये 4 से 5 जगह पे ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ सुबह 9:30 बजे मुझे मेरे इन्फॉर्मर ने कॉल किया कि फसी भट्ट और बंटी जो है ना इन नारंग मंडी के इलाके में फ़लाँ डेरे पर ठहरे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें कुछ इनके असरात थे वहाँ 4-5 इलाकों में आने जाने के। हमने वहाँ पर मैनुअल इन्फॉर्मेशन डेवलप करके इन्फॉर्मर डेवलप किए हुए थे अपने। तो जो ही कॉल आई 9:30 बजे तो हम यहाँ से नफरी लेके जब रवाना हुए हैं, तो जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो इन्फॉर्मर ने कहा कि वो जिस डेरे पे ठहरे हुए हैं आपने गाड़ियाँ 4 से 5 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जहाँ वो ठहरे हुए हैं वहाँ से 7-8 किलोमीटर तक का व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, आपकी पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी। हमने वहाँ पे गाड़ियाँ 5-6 किलोमीटर दूर खड़ी करके हम पैदल गए हैं और जब हम पैदल भी आगे गए हैं तो आगे पुल आया था, आगे नहर आ गई थी, नहर का पुल था। नॉर्मली तो हमें नहर के पुल से जाना चाहिए, लेकिन हम पुल से इसलिए नहीं गए कि अगर पुल से भी जाते तो 1.5 से 2 किलोमीटर में हम नज़र आ जाते। नहर चूँकि खुश्क थी, नहर में कीचड़ था, तो फिर मेरी नफरी जो है वो सारी नहर के अंदर से होती हुई जो ही नहर से बाहर निकली है, आगे 3 से 4 एकड़ के फासले पे वो डेरा था जो कि फसी भट्ट, ऑब्वियसली पूरा इलाका खाली था, दूर दूर तक खेत ही थे। तो उन्होंने देख लिया, फसी भट्ट ने जो है ना हमें देखते फायरिंग शुरू कर दी। जो फायरिंग शुरू की तो हमने भी फसी पे फायरिंग की है। 3 से 4 एकड़ बाद फसी भट्ट को फायर लग गया, वहीं पे मर गया वो। उसके बाद बंटी जो है हमसे भागा है, बंटी 2 से 3 किलोमीटर तक भागा है। हम उसके पीछे जाते रहे हैं, वो हम पे फायर करता रहा, हम उस पर फायर करते रहे। मुख्तसर ये है कि जब 2 से 3 किलोमीटर तक जाके वो झाड़ियों में छुप गया, वहाँ से वो फायर करता रहा। इधर से हमारे लड़के फायर करते रहे, बल्कि उसके फायर करने से हमारा एक फ़याज़ कांस्टेबल है, उसके बाजू को फायर लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेहतमंद है। तो उधर जब फायर किया तो 15 से 20 मिनट कोई फायर नहीं हुआ। जब आप पास गए हैं तो वहाँ फंसी के अपना बंटी की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। तो ये इलाके में नसूर बना हुआ था ये फसी भट्ट। अभी पिछले दिनों एक इलाके के लोगों ने
डीएजी साहब को इलाके में बुलाया, उनका शुक्रिया अदा किया, लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं कि इनसे वेपन क्या क्या बरामद हुआ है? इनसे ब्रस्टेड पिस्टल थे दोनों के पास, टर्किश ब्रांड होता है ज़काना, जो कि स्पेशली ब्रस्टेड पिस्टल होता है, सिंगल फायर नहीं करता, वो इनसे वेपन बरामद हुआ है। अच्छा ये बताएं कि इनके गैंग में और कितने अफराद थे, क्या ये दोनों ही वारदातें करते थे? नहीं सर, इनका गैंग तो काफ़ी बड़ा था। ये अवैस चीमा नामी बंदा है जो इनको गैंग रन कर रहा था, और जब ये मर्डर किया ये इसके डेरे पे बैठे हुए थे, वहाँ से उठ के गए हैं। इसके एक राना टाउन और अबू बकर और राना टाउन था, जो कि इनके इनकाउंटर से कोई 20 दिन पहले उसको भी रेड की थी, फंसी के चक्कर में उसने हमारे पे फायरिंग की थी, वो भी मारा गया था। ये अवैस चीमे का कोई 20 से 25 बंदों के गैंग से, जिसमें 11 से 12 बंदे अपने जाम को पहुँच चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला बाकियों के भी पीछे हम। तो ये टोटल कितने अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग है? ये आप एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकते। ये वैस चीमे के जो गैंग है ये 20 से 25 लड़कों पे गैंग मुश्तमिल था, 12-13 तो मारे गए हैं, बाकी कोई भाग गए हैं, कोई बैरून मुल्क भाग गए। तो अवैस चीमा गिरफ्तार हुआ कि नहीं? अवैस चीमा अभी बैरून मुल्क है, उसके लिए डीआई साहब ने डॉक्यूमेंटेशन करवाई है, इमरान किशोर साहब ने, और इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रीटी है दुबई के साथ, हम उसे दुबई से ले आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कसूर में एक माँ पर ढाए जाने वाले लर्ज़ाखेज़ तशद्दुद की। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब रुक करते हैं कसूर का, जहाँ एक माँ पर उसके साबिक शौहर ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। ये सब क्यों हुआ और इंसाफ की क्या कोशिशें हो रही हैं, जानते हैं कसूर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीमुर रहमान से। सलीमुर रहमान, बताइए। कसूर के इलाका कंगनपुर में एक शर्मनाक वाक़या हुआ, जिसमें साबका खामन ने खुला लेने के रंज में अपनी साबका बीवी को अगवा किया और उसके साथ उसके मंगेतर को अगवा किया। लाहौर से अगवा करके उनको कंगनपुर लेके आए और वहाँ उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा उनके सर और भवें वगैरह, उनके बाल काट दिए, मुकम्मल तौर पर काट दिए। जब पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उन्होंने 6 मुल्ज़मान को, जिसमें इसका साबका खामिद अकरम भी शामिल था, उनको अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। कुलसूम बीबी एक मेहनत कश औरत है जो लाहौर में लोगों के घरों में काम करती है। उसके 4 बच्चे थे जो इन्होंने ज़बरदस्ती रखे हुए हैं, उनको मिलने भी नहीं। 4 बच्चों की मां कुलसूम बीबी पर तशद्दुद का ये वाक़या महज ज़ाती रंजिश का नतीजा नहीं था, बल्कि सफ़ाकियत की इंतहा भी थी। कुलसूम और उनके मंगेतर के साथ क्या हुआ, सलीमुर रहमान ने उनसे तफसीलात जानने की कोशिश की। जी, अभी मैं बैठा हूँ मुतासरा खातून कुलसूम बीबी के साथ, जिसके साबका खामन ने अपना बदला लेने के लिए उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ना कि निशाना बनाया, बल्कि उसके सर और बवों के बाल वगैरह भी जो थे वो साफ़ कर दिए और इंतहाई बुरी हालत में ये हस्पताल पहुंची। आइए उनसे बात करते हैं कुलसूम बीबी से, वो क्या कहती हैं इस वाक़े के बारे में। लाहौर किराए के मकान च रहिंदी सा, गए ने इन्हां ने उत्थों गवाह कीता सानू। किन्ना ने अगवा की? मेरे हामद ने। मैं उन्हें कोल खुला ले चुकी सा कोर्ट चो, अदालत चो। इन्ना उत्थों मेरे ना ज़बरदस्ती की, उठा के लाया। इन्हें कहते तेनू तेरे माँ प्यो को छड्डना है, असीं आपदे बच्चे लैके चले जाना। उतों धोखे ना लिया, इन्हें घर लिया के इन्हें सानू कमरे च बंद करके मारिया कुटिया, कुहाड़ियाँ टोके कोल रखे ने। इन्हें कहा सी वाल ला के फिर तुहानू टोक के ते नार च सट देना है। इन्हें बड़ा जुल्म किया है। पुलिस मौके ते पहुँच गई सी, उन्होंने जाकर मैनू बचा लिया, इधर इन्हें मैनू मार देना सी, वड टोक देना सी। आपके साथ कौन था? मेरे साथ मुबशर था। ये मुबशर कौन है? जी, ये वो उधर काम करता था, तो ये मेरे साथ था। नहीं, आप शादी करना चाहती थी? हाँ जी, मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। तो ये इन लोगों ने कहा कि इन दोनों ने निकाह किया हुआ है। हमने निकाह नहीं किया था, अभी करना था। तो इन लोगों ने इनको फ़ोन किया और वहाँ पर बुलाकर इसको भी ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले आए और मुझे भी। बहुत जुल्म किया इन लोगों ने हमारे साथ। आप दोनों के साथ तशद्दुद हुआ? हाँ जी, हम दोनों के साथ हुआ है। फिर उसके बाद जो मुल्ज़मान थे, हाँ जी, यानी कि आपने कैसे, पुलिस पहुंची? हाँ जी, पुलिस मौके ते पहुंच गई। उन्होंने जाके उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 2 मुजरिम उन्होंने 3 भज गए ने, उन्होंने कोल पिस्तौल सी।
वो भजे हुए ने। अच्छा बीबी, आप लाहौर में क्या करती थी? लाहौर में मैं काम करती थी कोठियों में। अच्छा, मेहनत मजदूरी लोगों के घरों में। हाँ जी, ये मारदा कुटदा सी, मैनू ते काम नहीं सी करदा, मैं खुद काम करके ते खुआंदी सी इनू भी ते बच्चों नू भी। ते मैं अदालत चो खुला लै ली, इन्हां नू पता चलिया ते उदों दे मैनू मारना चाहते सी, मैनू 2.5 महीने हो गए मैं खुला ली। तो अभी फिर आपको इंसाफ, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया है, अगर ये मौके पे ना पहुंचते तो इन लोगों ने मुझे मार देना था। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं और किसके पास हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, वो अभी अपनी दादी के पास है और मुझे उससे मिलने भी नहीं देते, कहते हैं अगर मिलने आई तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। बच्चे जो है अदालत वगैरह ने तो उनको लिख के नहीं दिए? नहीं। तो आप बच्चों को मिलना चाहती हो? हाँ जी, मैं मिलना चाहती हूँ बच्चों को, वो मिलने नहीं दे रहे। मेरे बच्चे मैनू दिते जान, मैं उन्होंने मिलना चाहनी हाँ। मैं मजदूरी करके बच्चों खुद पालती रही हाँ, तो हुण भी पाल लाँगी, मेरे बच्चे मैनू दिते जान। मेरे साथ इस वक्त ये मुबशर नामी नौजवान है, ये जो मंगेतर था इस कलसूम बीबी का, और कलसूम बीबी इसके साथ शादी करना चाह रही थी, जिसके रंज में इसके साबका खाविंद ने इनको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। जी मुबशर, क्या हुआ था बताओ ज़रा। जी मैं काम ते हैगा सा, उतों इन्होंने मैंने बुलाया फोन करते, मैं उतों इन्हों के कोल आ गया, अगोए बैठे हुए सन उत्थे इन्हें कोल, इनू फड़ी खड़े सन, मैनू नहीं पता सी भी इनू फड़ी खड़े या नहीं। मैनू इन्हें आख्या तू साडे नाल चल, इनके माँ प्यो कोल जाना है, उत्थे तेनू असी ला दें, तो तू बस ये आखना मैं निकाह नहीं अजे किया, आंदे सी तू निकाह कर लिया, मैं निकाह नहीं किया अजे। तो उत्थे असी गए चले, ठीक मोड़ा लंघ गया, उन्हें आख्या सी तेनू उत्थे जाना है, उत्थे लै गए ने, तो उत्थे उन्हें जा कमरे बंद कर दिता, उत्थे फिर कुटिया भी ने, तो सिर दे वाल भी उन्हें ला दिते ने, उन्हें आख्या तेनू असी मार दें, उतों पुलिस गई चली, उन्हें बचा लिया सानू। पुलिस कैसे चली गई? पुलिस ने किसी 1 ते कॉल की, मौके ते पुलिस पहुँच गई है, पुलिस भी सन थाने लै आई नाल, उन्होंने भी फड़ते। तो आप भी लाहौर में होते हो? हाँ जी, उत्थे लाहौर तो कैरी डब्बे चो उन्हें लिया है। तो काम क्या करते हो? काम लेंटर भराई दा, मजदूरी मेहनत। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस केस की तफ्तीश और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बारे में मजीद जानते हैं पुलिस हुक्काम से। मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी, मैं SHO कंगनपुर तैनात हूँ। कल मौका 9/12/24 को वक्त रात 11 बजे हमें बजरिया मुखबर एक इतला मसूल हुई कि चंदू बेगम गांव में कुछ लोग एक मर्द और एक औरत पे बहुत तशद्दुद कर रहे हैं और उनके बाल मूंड दिए हैं और उनकी जान लेना चाहते हैं। जो इस इतला पर मैं खुद, मेरी गाड़ी, मेरी नफरी, हमने फ़ौरन मौके पे रिस्पॉन्ड किया। तो मौके से हमने 6 कस लोगों को गिरफ़्तार किया है, एक मगवी औरत और एक मर्द को भी वहाँ से रिकवर किया है, जिसकी सर के बाल औरत के मुकम्मल मूंडे हुए थे, और मर्द का जिसका नाम मुबशर था उसके भी मुकम्मल बाल मूंडे हुए थे। औरत का नाम कलसूम था। जो मज़ीद तस्दीक करने पर यह मालूम हुआ है कि औरत का साबका शौहर अकरम और उसके दीगर रिश्तेदारों ने इस औरत को आज ही 7 बजे यानी कि 9 तारीख को लाहौर मोलनवार से अगवा किया और यहाँ लाके उसके सर के बाल मूंड दिए, उनको कमरे में बंद रखा, उनको जान लेने के दर पे थे, उनको कत्ल करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए औरत और मर्द को वहाँ से रिकवर किया, उनकी जान को महफूज बनाया, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ मुकदमा नंबर 16/13/24 दर्ज किया। इस किस्म की माशरती बुराइयां, जुराइम को रोकने के लिए सब इदारों को और बिलखसूस सोसाइटी को एक अहम किरदार अदा करना होगा, वरना बदले की आग में और इस तरह की छोटी छोटी बातों पे ये जुल्म तशद्दुद कसूर समेत पंजाब भर में आम है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्तान के उस वाक़े की जहां एक बे औलाद औरत ने इंतहाई कदम उठाते हुए एक 9 मौलूद बच्चे को अगवा कर लिया। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू जुर्म सज़ा। अब बात करते हैं मुल्तान की, जहां मां ना बन सकने के ताने बर्दाश्त ना कर सकने वाली खातून ने 2 दिन के बच्चे को अगवा कर लिया। ये वारदात कैसे पेश आई और बच्चे को कैसे बाज़ेयाब करवाया गया, जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी से, जो इस वक्त मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं जहाँ ये वक़ुआ पेश आया। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं निश्तर हॉस्पिटल के गायनी वार्ड के बाहर। ये वो जगह है जहां से नौमौलूद आज़ान की अगवा की कहानी का आगाज़ होता है। हम आपको बताएंगे कि नौमौलूद आज़ान को खातून ने क्यों अगवा किया। मुलज़मा खातून जब बच्चे को लेकर निश्तर हॉस्पिटल से निकली तो वो सीधी कहाँ पर गई। मुलज़मा खातून के शौहर ने एक निजी हॉस्पिटल में मिठाई तकसीम क्यों की। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस को मुलज़मा की ऐसी कौन सी शनाख्त हाथ लगी जिसको लेकर जब वो चले तो वो मुलज़मा तक पहुँचे, और कितनी देर में नौमौलूद आज़ान को रिकवर किया गया। इस वाक़े में बच्चे की फुप्पो ने अगवा के बारे में क्या कहानी सुनाई। अगवा शुदा बच्चे के वालिदैन और उसकी फुप्पो ने इमरान चौधरी से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौमौलूद आज़ान के अहल खाना के हमरा। आज़ान वो बच्चा था जिसको पैदाइश के चंद घंटों के बाद ही निश्तर हॉस्पिटल के गायनी वार्ड से अगवा कर लिया गया, और लकीली अगवा के 2 दिन के बाद जो था वो बच्चे को बाज़ेयाब करवा लिया गया। बच्चा कहाँ से बाज़ेयाब हुआ, किस तरह से अगवा हुआ। जिस वक्त हमें बताया गया कि ये बच्चा गायनी वार्ड से अगवा हुआ तो उस वक्त जो है वो बच्चे की मदर तो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जो उनकी फुप्पो थी, आज़ान जो था वो अपनी फुप्पो के पास था और उन्हीं के हाथों से ही जो है वो अगवाकार खातून अगवा करके लेके गई। किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ ये हम जानेंगे आज़ान की फुप्पो से सबसे पहले, और फिर उनके वालिदैन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, जिस वक्त ये आज़ान पैदा हुआ और उसके बाद ये आपके पास था और आपके हाथों से किस तरह से गया, खातून आई, उसने आपसे क्या कहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं आज़ान की फुप्पो नहीं था। मैं ना सेकंड डे था हमारे ऑपरेट का ना, जैसे आम रूटीन में हमें वैसे तो एडमिट हुए हुए 1 वीक हो गया था, तो सेकंड डे जैसे मतलब हम आए तो जैसे साथ वाले पेशेंट थे उनको पता चला कि हमारा ऑपरेट हो गया, वो मुबारकबाद देने आए। फिर मैं जैसे वो मुबारकबाद देने आए, मैंने मिठाई का डब्बा उठाया, सबको खिला रही थी। इतने में वो फीमेल मुझे बाहर से आते हुए नज़र आई। जैसे वो मेरे पास आई, मुझे कहती कि आपका बच्चा मैं अपनी गोद में ले लूँ। मैंने कहा जी ले लें। तो वो ज़ोर कतार रोने लगी और कहने लगी कि 5 साल हो गया मेरी शादी को, मुझे प्रेगनेंसी नहीं थी, मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो काइंडली आप मुझे 2 मिनट के लिए बच्चा गोद में लेने देंगी। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप ले लें। फिर मैंने उन्हें बिठाया, बच्चा उनकी गोद में दिया, मिठाई वगैरह खिलाई उनको। थोड़ी देर में बैठी रही मेरे पास। इसी दौरान मतलब फिर खाने वाला आ गया, मेरे साथ मेरी आंटी भी थी, वो उस तरफ मसरूफ़ हो गई और मैं मतलब फिर वो मेरे से कहने लगी कि मैं अपना आपका बच्चा अपने हस्बैंड को दिखा लो। मैंने कहा जी दिखा ले। वो फिर मैं भाभी का मतलब ब्लैंकेट सेट करने लगे, पीछे देखा तो औरत गायब थी। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की बच्चे को ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिला। आपने एक अननोन खातून थी, उसने आया, मिठाई की हद तक तो ठीक था, बच्चे के देखने की हद तक तो ठीक था, तो जब उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को दिखाना है तो उस वक्त आपके जहन में नहीं आया कि मुझे नहीं देना चाहिए? जिस तरह वो ज़ोर कतार रो रही थी, मुझे यही लगा कि शायद ये मतलब बच्चे ना होने का मतलब वो मुझे भी पता था। मैंने कहा शायद मतलब मेरे में एहसास हो गया। मैंने कहा शायद भाई मुझे तो नहीं पता था कि इस तरह की ये होगी या मेरे से बच्चा लेके गायब हो जाएगी। अगर मुझे इस तरह का कोई पता होता तो मैं क्यों देती अपना बच्चा। ये बताएं कि आपको गेटअप से वो खातून के ऊपर कोई शक हुआ कि ये इस तरह की वाक़यात तो अक्सर होते रहते हैं, तो उसके गेटअप खातून का किस तरह का था, उससे कुछ आपको अंदाज़ा हुआ या बिल्कुल भी आपको कोई शक नहीं हुआ कि ये? नहीं, मुझे उससे कोई भी अंदाज़ा नहीं। वो वेल एजुकेटेड लग रही थी मुझे। अच्छा, वेल एजुकेटेड? जी वेल एजुकेटेड लग रही थी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ान की मदर, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, जिस वक्त आज़ान को चला गया, अगवा हो गया, उसके बाद आपको बताया और फिर ये 2 दिन के बाद हुआ, वो 2 दिन आप क्या सोचती रहीं, क्या आपके ऊपर गुजरी, थोड़ा सा हमसे शेयर करें। मैं बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई वालिदैन की तरफ, तो आप जानते हैं। फिर हमने पंजाब पुलिस को इतला दी, उन्होंने मुसलसल 2 दिन से मेहनत की और इसके मेहनत की और बहुत ज़्यादा इनकी हम शुक्रगुज़ार हैं। बहुत हमें खुशी हुई है जब हमें बच्चा मिल गया। अच्छा, आप बताएं कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो फिर आपने सबसे पहले पुलिस को इतला दी, क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये सब वाक़या मेरे साथ हुआ,
मैंने 1-5 की। 1-5 करने के बाद पुलिस मौके पे आ गई। पुलिस ने मौके पे जब आई तो मैं ज़ारो कतार रोने लगा। तो पुलिस ने सख्ती से एक्शन लिया उसका, और 2 दिन ही हुए थे बच्चे को गायब होने हुए थे। पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उन्होंने बच्चा दिया। हम पंजाब पुलिस के बहुत शुक्रगुजार। बिल्कुल, ये अजान तकरीबन 2 दिन के बाद जो है वो मिल गया इसको। अगवाकार खातून को भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक माशरे की तल्ख़ हकीकत ये थी कि जो अजान को अगवा करने वाली खातून थी उसने ये पुलिस को ये बयान दिया कि उसके यहाँ औलाद नहीं थी और उसके जो शौहर की तरफ से और उसके ससुराल की तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि अगर तुम्हें औलाद ना हुई तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। जिसके ऊपर उसने एक डॉक्टर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और बाकायदा विज़िट करती रही, उस डॉक्टर के पास जाती रही अपने शौहर के साथ, और अपने शौहर को यही बताया कि जी 8 माह की मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जब 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो फिर उसने जो था ये गायनी वार्ड में आई और उसने यहाँ से, ये सादा लोग हैं, खानेवाल से इनका ताल्लुक़ है, खानेवाल की तहसील कबीरवाला का एक नवाही इलाका है नवा शहर का। तो फिर उसने देखा कि ये सॉफ्ट टारगेट है, तो यहाँ से उसने इस बच्चे को जब अगवा किया तो सीधी उस डॉक्टर के पास प्राइवेट क्लिनिक पर गई और वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर उसने अपना ऑपरेट करवाया, और ऑपरेट करवा के तमाम किस्म के जो थे वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए बच्चे की पैदाइश के, और फिर उसके बाद वे बच्चे को लेके जो थी वो अपने घर चली गई। नाज़रीन, पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवाने में कामयाबी हासिल की और मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में क्या बातें सामने आई, जानेंगे पुलिस हुक्काम से। जी, 2 दिन के नौमौलूद मोहम्मद आज़ान को निश्तर हॉस्पिटल से अगवा करके जब खातून वहाँ से चली गई और पुलिस को इत्तला मिली तो बिलाशुबा पुलिस के लिए इसलिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था इस बच्चे को जल्द अज जल्द रिकवर करना, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो इस वजह से पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो सवाए एक CCTV कैमरे की फुटेज के अलावा पुलिस के पास और कोई क्लू नहीं था, और इस खातून ने जो था वो अबाया पहना हुआ था जिससे इसके चेहरे की भी शनाख्त नहीं हो रही थी। ये खातून किस तरह से पकड़ी गई, कितने दिनों में ये बच्चा रिकवर हुआ, इसके पीछे असल हकाइक क्या थे, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं SP कैंट ताहिर मजीद साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे। अच्छा ताहिर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपको इत्तला मिली, आप वहाँ पर गए तो पुलिस ने, बच्चा छोटा था, क्या सबसे पहले प्रिकॉशंस ये लिए और आप लोगों का क्या जहन में था कि ये अगवा बराए तवान की वारदात हो सकती है या इसके पीछे कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं? जी थैंक यू इमरान साहब। ये बड़ा एक चैलेंजिंग सा टास्क था। 3-4 घंटे हुए थे, बच्चा पैदा हुआ था, माँ के हैंड ओवर हुआ था। एक नामालूम औरत आती है जिसने अपना मुंह लपेटा हुआ होता है, जिसकी कोई शनाख्त नहीं हो रही होती, वो उनके साथ घुल मिल के बैठती है, उन्हें मुबारकबाद देती है और उसके बाद वो उन्हें कहती है कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ। तो इस बहाने से उठा के कमरे से बाहर आती है और अचानक रफू चक्कर हो जाती है और सैडली उसको ना कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रोकता है ना कोई और रोकता है। ये देहाती से लोग थे, इन्हें भी पता ना चला। ये 2-4 मिनट तक इन्होंने तवक्कुफ़ किया। उसके बाद ये जब बाहर भागे तो वो औरत जा चुकी थी। इन्होंने बहुत तलाश की, बच्चा नहीं मिला। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस चली जाती है वहाँ मौके पर। वहाँ जाके हम सारे मामले को देखते हैं। डेफिनेटली उसमें तमाम हमारे एस्पेक्ट्स हमारे जहन में आ रहे थे कि ये अगवा बराए तवान भी हो सकता है, इसमें कोई दीगर मसला भी हो सकता है। तमाम एस्पेक्ट्स को देखा गया, तफ्तीश की गई, तमाम कैमरास को जो हॉस्पिटल के थे वो देखे गए। उन कैमरास में इनिशियली बस एक उसका औरत का जो सीन था वो आता है जिसमें उसने अबाया पहना हुआ है, मुंह लपेटा हुआ है, कोई शनाख्त नहीं हो रही थी। सैडली वहाँ अस्पताल के बाकी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और जो आउटडोर्स के कैमराज हैं वो वर्किंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से वो भी नहीं थे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुश्किल काम था। तो इसमें पुलिस ने हर एंगल से एफ़र्ट्स की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हुए हैं। अच्छा, ये खातून किस तरह से ट्रेस आउट हुई, थोड़ा सा इसके मुतालिक बताइए। जी इनिशियली तो हमने, अब चूँकि अस्पताल के अंदर जो विज़िटर्स आते हैं कोई बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं है, कोई ID कार्ड चेकिंग का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि डेली यहाँ एक निश्चित आपको पता है बहुत बिज़ी हॉस्पिटल है जिसमें तकरीबन 50,000 लोगों का डेली आमदोरफ्त होती है। तो वो चीज़ें तो मौजूद नहीं थी। CCTV भी फेल हो चुके थे कि क्योंकि CCTV जो था वो अस्पताल के वार्ड के अंदर तो मौजूद था लेकिन बाहर नहीं था। इसी तरह सड़कों पे जो CCTVs थे, जब लोग ट्रैफिक के गाड़ियों के अंदर बैठ के मूव कर रहे होते उसको कवर नहीं कर रहे होते। तो इसमें हमने
फिर चूँकि लीड जनरेट करनी होती है, जो भी कोई एक्यूज़ होता है वो कोई ना कोई अपना पीछे ट्रेस छोड़ के जाता है। तो यहाँ लकीली कह लें बच्चे की माँ और बच्चे की फैमिली और पुलिस इवन खुशकिस्मत थी कि जो औरत ने अबाया यूज़ किया वो एक डिफरेंट काइंड का था जो नॉर्मली ख़वातीन यूज़ नहीं करती। तो हमने इस अबाया की पिक्चर को वायरल किया बाद में, और जब उसको वायरल किया तो फिर लोगों के हमारे पास चीज़ें आनी शुरू हो गई कि ये अबाया वहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया। इस चीज़ को हम जब लेकर चले हैं तो हम वहाँ मंजिल मकसूद पे पहुँच गए और हम इन मुलज़िमों को ट्रेस करने में कामयाब हो गए। मुलज़िमा जो थी उसको भी पकड़ लिया, बच्चा भी रिकवर कर लिया और सब कुछ सेफली हो गया। अबाया से आपने इसको ट्रेस किया, कितने दिनों में ये ट्रेस हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 48 आवर्स, क्योंकि पुलिस इसमें सोई नहीं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव केस था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुल्तान का, निश्तर हॉस्पिटल, बच्चे का अगवा वहाँ से हो जाना फैमिली वार्ड से बहुत। अच्छा ताहिर साहब, ये जो मुलज़िमा थी शमसा बीबी, ये बे औलाद थी। अच्छा, ये बच्चे को लेके सीधा हॉस्पिटल, एक निजी हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर उसने सारा ड्रामा रचाया। तो अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि वो जो निजी हॉस्पिटल था जहाँ का उसने तमाम रिकॉर्ड भी बनवाया हुआ था कि प्रेगनेंट हुई वो, और फिर उसके शौहर ने भी वहाँ हॉस्पिटल में जाके मिठाई तकसीम की। तो क्या इस तरह से जो हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह की उसके अंदर इस तरह के जराइम में अगर मुलविस नहीं है तो एक जुर्म का सबब बन रहे होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जी डेफिनेटली, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल कॉर्नर्स हैं, मसलन डॉक्टर कम्युनिटी के ऐसे लोग जो गलत काम में मुलविस हैं, तो उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तफ्तीश अंडरवे है, उसमें जो भी कोई इस तफ्तीश के अंदर मुलविस हुआ तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। जी, ये थे हमारे साथ एसपी कैंट। या मैं आपको बताऊं कि मुल्तान में रवां साल में अगवा बरे तवान की वारदातें कम हुई हैं और जो छोटे बच्चों के अगवा की वारदातें जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं, और जितनी भी ये छोटे बच्चों के अगवा की वारदातें हुई हैं उनके पीछे एक ही वजह थी कि बे औलाद खातून जो थी वो सोशल प्रेशर से, अपने हस्बैंड के, अपने ससुरालियों के प्रेशर की वजह से औलाद ना होने पर परेशान होती थी। तो उसके लिए वाहिद हल यही होता था कि वो या तो किसी जराइम पेशा अफराद को पैसे देकर बच्चे को अगवा करती थी, या वो इंतहाई कदम जो है वो ख़ुद अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर इस तरह के कदम उठाती थी। पुलिस शहरियों को ये जिस वक्त हमारी उनसे बात हुई तो ये मैसेज भी ज़रूर देना चाहती है कि अगर कोई शख्स बे औलाद है तो कम अज़ कम वो इस तरह का जुर्म कमिट करके जो है वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा ना करे, बल्कि मुल्तान समेत पाकिस्तान भर में बहुत से ऐसे इदारे हैं जहां से आप लीगली तौर पर बच्चों को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और यही तरीका जो है वो एक जायज़ तरीका है कानूनी तौर पर, और इसी तरीके को जो है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की 3 कहानियां हमें बताती हैं कि जुर्म किसी भी शक्ल में हो वो सिर्फ कानून शिकनी नहीं बल्कि इंसानियत के रिश्तों और माशरती तवाज़ुन को झंझोड़ कर रख देता है। इसका सद्देबाब कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ हर शहरी की भी जिम्मेदारी है। अपने इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत करें और मोहतात रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।